दोस्तों नमस्कार। 120 दिनों का वक्त अब इस देश की जनता के पास है कि वो मौजूदा निजाम को बदले या फिर मौजूदा दौर में विपक्ष को ही बदल डाले। निजाम बदलेगा तो विपक्ष अपने आप बदलेगा, और विपक्ष बदलेगा तो निजाम किस हद तक बदलेगा इस बात की तो गारंटी नहीं ली जा सकती, लेकिन प्रोसेस एक अलग तरीके से तय होगा, इस बात को जरूर कहा जा सकता है। लेकिन फिलहाल क्या जनता इसके लिए तैयार है? और जनता की तैयारी कितनी है कि वो निजाम बदलना चाहती है, रवायत बदलना चाहती है, व्यवस्था परिवर्तन की बात करना चाहती है? ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में स्पष्ट हो गया कि अभी भी भारत की जनता उस तरीके से निजाम को बदलने के लिए तैयार नहीं दिख रही है जिस तरीके से उसे दिखना चाहिए। हालांकि 2003 में भी इन्हीं 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने यह हालात पैदा किए जिससे फील गुड और इंडिया शाइनिंग की तरफ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी। और आगे बढ़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ इस देश में चुनाव में बहुत बड़ा राजनीतिक धोखा हुआ। जनता ने एक तरह से विधानसभा और लोकसभा चुनाव को अलग अलग किया। उन 3 राज्यों की जनता ने नहीं, उन 3 राज्यों की जनता ने तो तब भी साथ दिया, लेकिन पूरे देश की जनता एक अलग डायरेक्शन में जा रही थी। लेकिन इन सारे सवालों को 2003 और 4 की परिस्थितियों को या 2018 और 19 की परिस्थितियों को यदि 2023 और 24 की परिस्थितियों में उसे देखने की कोशिश करें तो एक बात साफ हो जाती है, और वो बात दरअसल ये है कि मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त वाली स्थिति। यानी जो इंडिया गठबंधन विपक्ष ने बनाया, उस इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन को लेकर ही सवाल है। वरना इस देश में अलग अलग राज्यों में इंडिया गठबंधन के साथ तमाम अंतर विरोधों को भुलाकर जो पार्टियां आई हैं या भविष्य में आ सकती हैं, वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो 170-180 सीट के ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। आने वाली पार्टियां भी और आ चुकी पार्टियां भी। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी बची हुई 100 लोकसभा सीटों का इंतजाम कर पाएगी? क्या सियासत इस दिशा में जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए कांग्रेस पार्टी की भूमिका एक बार फिर से महत्वपूर्ण हो सके? यही असली सवाल है और यही असली राजनीतिक खेल है जिस खेल में कांग्रेस पार्टी मात खाती हुई दिख रही है। कम से कम आज की तारीख में बहुत साफगोई के साथ कहा जाए तो कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटजी उस तरह से उतनी मुकम्मल नहीं दिख रही है जितनी मुकम्मल उद्धव ठाकरे और शरद पवार की स्ट्रेटजी है, जितनी मुकम्मल लालू यादव और नीतीश कुमार की स्ट्रेटजी है, जितनी मुकम्मल सीताराम येचुरी और ममता बनर्जी की स्ट्रेटजी है, जितनी मुकम्मल MK स्टालिन की स्ट्रेटजी है, और जितनी मुकम्मल कम से कम पंजाब के मामले में तो सही अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की स्थिति है, और जितनी मुकम्मल कश्मीर घाटी की 3 सीटों की बात यदि करें तो फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की स्ट्रेटजी है। लेकिन बात घूम फिर कर जब कांग्रेस बनाम भाजपा की आती है तो क्या असम में कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सीटों को कम करने की स्थिति में है? क्या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में 65 में 62 का जो भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट है उससे भारतीय जनता पार्टी को नीचे गिराने की स्थिति में कांग्रेस पार्टी है? क्या गुजरात में 26-0 के स्ट्राइक रेट को भारतीय जनता पार्टी को वहां पर कम से कम 2-4 सीट, 10 सीट की भी डेंट लगाने की स्थिति में है? और क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ सीटों के समझौते के लिए एक साथ बैठने की तैयारी कांग्रेस पार्टी की दिखती है? और इन सब सवालों के बीच कि जाति जनगणना और हिंदुत्व, ओबीसी सियासत बनाम हिंदुत्व, और इस ओबीसी सियासत बनाम हिंदुत्व की एक जो चुनावी नैरेटिव सेट करने की बात है, राम मंदिर और मंडल यानी जाति जनगणना और राम मंदिर के सियासी अंतर्द्वंद में उलझ रहे देश के सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश उत्तर प्रदेश में क्या कांग्रेस पार्टी इस मना स्थिति में है कि अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, इन सब को इंडिया गठबंधन के साथ बनाए रखकर नीतीश कुमार के पिछड़ा चेहरे और मल्लिकार्जुन खड़गे के दलित चेहरे को उत्तर प्रदेश में रणनीतिक तौर पर इस्तेमाल कर भारतीय जनता पार्टी के भगवामय हो चुके उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से अपनी सियासी बिसात को और उस बिसात में भारतीय जनता पार्टी को, संघ परिवार को मात देने की कोई भूमिका तैयार कर सके? यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द ये दिखता है कि मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त वाली स्थिति है। यानी इंडिया गठबंधन में जहां कहीं भी बाजी क्षेत्रीय दलों के हाथ में है, जहां कहीं भी कांग्रेस पार्टी का स्टेक बहुत कम है, चाहे बिहार हो, महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, तमिलनाडु हो,
केरल हो जहां सीपीएम और कांग्रेस की लड़ाई है, या कश्मीर घाटी हो या पंजाब हो, इन सभी जगहों पर क्षेत्रीय पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को मात देने की स्थिति में दिखाई दे रही हैं। लेकिन बात यदि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हरियाणा की आती है, गुजरात की आती है, तो पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। हालांकि हरियाणा और कर्नाटक के मामले में यह दिख रहा है कि कम से कम इन दो राज्यों में लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर बढ़त बनाने की स्थिति में है। और इन दो राज्यों से भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार 35 सीटें मिली थी, कर्नाटक और हरियाणा में। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं, वहां कांग्रेस की सत्ता है। लेकिन पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि हिमाचल प्रदेश लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी के साथ बना रहा। कांग्रेस पार्टी की लोकसभा में, मौजूदा लोकसभा में यदि 2019 के प्रदर्शन की बात करें तो उसके पास 52 सीटें हैं। एक चुनाव पीछे जाएं 2014 में तो उसके पास 44 सीटें थी। यानी लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 10% जो मुख्य विपक्षी दल के दर्जे के लिए आवश्यकता होती है, वहां तक भी कांग्रेस पार्टी 2 बार से नहीं पहुंच रही है। आज की तारीख में यदि नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देनी है तो कांग्रेस पार्टी को अपनी सीटों की संख्या को 110 से ऊपर ले ही जाना होगा। उसके बिना नरेंद्र मोदी को मात देने की किसी भी कवायद का कोई मतलब नहीं रह जाता है। कांग्रेस पार्टी 110 सीटें कहां से बढ़ाकर ला रही है, और क्या बचे हुए 4 महीने का इस्तेमाल वो सीटों को बढ़ाने की दिशा में करते हुए नजर आ रही है? भारतीय जनता पार्टी मौजूदा दौर में जिस मुसीबत में दिखाई दे रही है, उसकी मुसीबत का कारण राहुल गांधी कतई नहीं है, उसकी मुसीबत का कारण मल्लिकार्जुन खड़गे कतई नहीं है, उसकी मुसीबत का कारण प्रियंका गांधी कतई नहीं है, उसकी मुसीबत का कारण कमलनाथ, अशोक गहलोत या भूपेश बघेल कतई नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के सामने भारतीय जनता पार्टी जो खड़ी है, उसकी मुसीबत का असली कारण सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि बिहार के बाहर भी नीतीश कुमार और उनके साथ चल रहा मुद्दा जो जाति जनगणना और आरक्षण बढ़ाने का है, वो जरूर है। मराठी अस्मिता का सवाल, मराठी बनाम गुजराती की का चुनावी द्वंद्व और उस द्वंद्व का सतह पर उभर के आना, 50 खोके एकदम होके के नैरेटिव के सहारे महाराष्ट्र की सियासत को एक अलग ढांचे में ढालकर लोगों के बीच एक अलग तरीके के मराठा हिंदुत्व को सामने रखने की जो कोशिश है, उस कोशिश में शरद पवार और उद्धव ठाकरे के सामने भारतीय जनता पार्टी का कौन सा मोहरा लोकसभा चुनाव में खाता खोलेगा, और नितिन गडकरी को यदि टिकट नहीं मिला तो क्या खाता भी खुलेगा कि नहीं खुलेगा, सवाल वहां तक खड़ा है। बिहार में जाति जनगणना के बाद सवाल वहां खड़ा है कि बीजेपी अपने कोर वोट बैंक को भी इंटैक्ट रख पाएगी या नहीं रख पाएगी। बंगाली अस्मिता के सामने दीदी ओ दीदी का नैरेटिव, जिसने बंगाल के चुनाव में बीजेपी को ध्वस्त कर दिया, विधानसभा चुनाव में ध्वस्त कर दिया, लोकसभा चुनाव में क्या बीजेपी ध्वस्त होने लायक भी बची है या खंडहर भी अब जाता रहा है? ये सारे सवाल हैं। इन सवालों के इर्द गिर्द सुखद बात कांग्रेस के लिए यह है कि तेलंगाना आया है, कर्नाटक आया है। लेकिन यदि बात नरेंद्र मोदी के साथ टक्कर की जाए तो कर्नाटक ही वो राज्य है जहां सही मायने में नरेंद्र मोदी की सीटें कम करने की स्थिति में कांग्रेस पार्टी है, डीके शिव कुमार है। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी यदि चुनाव नहीं जीतती, कांग्रेस को फर्क पड़ सकता था, विपक्ष को फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि विपक्ष के साथ कई बार केसीआर भी कह चुके थे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वो नहीं जाएंगे। कांग्रेस पार्टी आई है, कांग्रेस पार्टी के पास चुनाव लड़ने के लिए जितने संसाधनों की जरूरत होगी, संभवतः अब वो स्थिति है कि चाहे किसी कांग्रेसी सांसद के पास से, चाहे किसी विपक्ष के सांसद के पास से 200-400 करोड़ का कैश भी उसकी अलमारी से बरामद हो जाए, तब भी लोकसभा चुनाव के लिए उसके पास 2-4 हजार करोड़ रुपए की या 5 हजार करोड़ रुपए की जरूरत आज की तारीख में जो पड़नी है वो नहीं पड़ेगी। क्योंकि आज की तारीख में कांग्रेस के पास बेंगलोर है तो हैदराबाद भी है, इंडिया गठबंधन के पास चेन्नई भी है, और इन सब के बीच शरद पवार तो हमेशा की तरह साथ है ही, दिल्ली में सत्ता है ही, पंजाब में इंडिया गठबंधन के पास सत्ता है ही। लिहाजा गुजरात लॉबी से पैसे के मामले में मुकाबला करने के लिए, खासकर उस पैसे के मामले में जितना सियासत के लिए आवश्यक है, अब कांग्रेस पार्टी के पास वो सूखा संभवतः नहीं होगा। लेकिन क्या वोटों का सूखा भी कांग्रेस का खत्म हो गया है? क्या सीटों का सूखा भी खत्म हो गया है? तमाम तरह के प्लेटफॉर्म से ये सारे चीज दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, मीडिया प्लेटफॉर्म्स खासकर, कि कांग्रेस को हार के बावजूद 10 लाख वोट ज्यादा मिले।
इन 5 राज्यों में, क्या इन आंकड़ों का कोई मतलब रह जाता है? चुनावी राजनीति में जो जीता वही सिकंदर की स्थिति जब बनी हुई है, तो जो जीता वही सिकंदर की स्थिति में आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी कम से कम बिहार को छोड़ दे, झारखंड को छोड़ दे, पंजाब कश्मीर को छोड़ दे, तो इस देश में 245 लोकसभा सीटें जो हिंदी भाषी भारत में है, उसमें 170 लोकसभा सीटों पर सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर भारी पड़ती हुई दिख रही है। और उन 170 लोकसभा सीटों में से यदि कांग्रेस पार्टी अपने लिए 50 सीटों का भी जुगाड़ नहीं कर पाई, तो नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी को 300 की जगह 240 सीटें मिलेंगी, 250 मिलेंगी। सत्ता में आने से नहीं रोका जा सकता। इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से दूर कर सकता है, लेकिन सत्ता से दूर करने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी के ऊपर आकर खड़ी हो गई है। और कांग्रेस पार्टी के से सबसे बड़ा सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन के क्षेत्रीय दलों की जो मेहनत है, जो अलग अलग राज्यों में जो बिसात क्षेत्रीय दलों ने बिछाई है, उत्तर प्रदेश में भी जो विधानसभा चुनाव में 37.5% वोट सपा गठबंधन को मिले, और उस हार के बाद जो सबक अखिलेश यादव ने लिया, यदि वो कैंडिडेट सिलेक्शन के मामले में वो सबक सबके सामने खुलकर आ गया कि अखिलेश ने किस तरह से, किस स्ट्रेटजी से अपने कैंडिडेट को प्लेस किया है, खासकर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को देखने के बाद सीट वाइज जो प्लेसमेंट अखिलेश ने की है, वो ये बता देगा कि उत्तर प्रदेश का चुनावी नतीजा भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा या काफी हद तक वहां सीटें कम होंगी। लड़ाई दरअसल कांग्रेस पार्टी को लड़नी है, समन्वय का काम दरअसल कांग्रेस पार्टी को करना है। इंडिया गठबंधन के संयोजक नीतीश कुमार होंगे या कोई और होंगे, इस मामले में भी एक डिसाइसिव रोल, एक निर्णायक भूमिका कांग्रेस पार्टी को निभानी है। और नीतीश कुमार के चेहरे के सामने, उनके चेहरे के साथ नरेंद्र मोदी के सामने किस प्रकार का विकल्प रखना है, वो विकल्प किस प्रकार से पिछड़ों के राजनीतिक हित की बात भी करेगा, दलित आदिवासी अस्मिता के साथ भी जाएगा, समाज के अलग अलग वर्गों की भी बात करेगा, सवर्णों की भी बात करेगा, अल्पसंख्यकों की भी बात करेगा, और अग्निवीर ओल्ड पेंशन स्कीम और किसानों की एमएसपी गारंटी की भी बात करेगा, बेरोजगारी की भी बात करेगा। ये स्ट्रेटेजिक तरीके से, रणनीतिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के सामने किस प्रकार से होगा, कहीं ना कहीं यह देश के बहुत बड़े हिस्से में कांग्रेस पार्टी को तय करना है। तो देखते हैं कांग्रेस क्या करती है। नरेंद्र मोदी के हाथ सेमीफाइनल में तो वॉक ओवर लग गया है, 3 राज्यों में लग गया है, लेकिन उन 3 राज्यों में नरेंद्र मोदी ऐड ऑन करने की स्थिति में नहीं है, बीजेपी की सीटों को बढ़ाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि 65 में 62 सीटें उनकी पहले से हैं। वहां वो बढ़ा के कहां ले जाएंगे सीटों को? जहां बढ़ाने की बात है वहां नरेंद्र मोदी बढ़ाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी सीटों के उस माउंट एवरेस्ट पर लोकसभा में बैठे हुए हैं जहां बहुमत का आंकड़ा फिलहाल तो उनके पास है, लेकिन उसके कितना नीचे गिरने पर, यानी 272 से कितना नीचे जाने के बावजूद गुजरात लॉबी की सत्ता बनी रह जाएगी, इस बात को लेकर नरेंद्र मोदी को चिंता जरूर है। इंडिया गठबंधन के बारे में मैं फिर से कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के अलावा जो तमाम दल शामिल हैं, चाहे वामपंथी दल हो या क्षेत्रीय दल हो या जनता परिवार के दल हो, उसने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के आंकड़े से जरूर दूर कर दिया है। आगामी लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में यदि बात करें तो बीजेपी को बहुमत के आंकड़े से इन क्षेत्रीय दलों ने, इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने दूर जरूर कर दिया है, सत्ता से दूर नहीं किया है। और बीजेपी को सत्ता से दूर करने की जिम्मेदारी सीधे सीधे अब कांग्रेस पार्टी के पास है कि वो 52 से 110 तक पहुंच पाती है या नहीं पहुंच पाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।